आज अंतरिक्ष की दुनिया से आ रही दो बड़ी खबरों के साथ पहली खबर है अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाली खबर। केंद्र सरकार ने चंद्रयान मिशन 5 को मंजूरी दे दी है। जापान के सहयोग से इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा और इस पर काम भी करेगा। सबसे खास बात यह है कि इस मिशन के तहत भारत 250 किलो का रोवर चांद की सतह पर भेजेगा। और दूसरी न्यूज है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सामने आई। महीनों से फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के वापसी का काउंटडाउन आखिरकार शुरू हो गया है। कल से दोनों स्पेस स्टेशन से धरती की वापसी का सफर शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया की नजरें इनकी वापसी पर ही टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या है इसरो का चंद्रयान मिशन 5 और चांद के रहस्यों को दुनिया तक लाने के लिए यह मिशन इतना खास आखिर क्यों है। अंतरिक्ष में एक बार फिर कीर्तिमान बनाने की तैयारी में है हिंदुस्तान। चांद पर 250 किलो का रोवर उतारेगा इसरो का चंद्रयान 5 अभियान। चंद्रमा की सतह में छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए जब इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया तो पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी थी। अगस्त 2023 में चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इसरो ने अंतरिक्ष में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया। अब इसरो एक बार फिर कामयाबी की एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी में है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ही चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू हो गई थी। लेकिन चंद्रयान 4 के लॉन्च के पहले ही केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी देकर अंतरिक्ष में भारत के महत्वाकांक्षी सफर को नई रफ्तार दे दी है। चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी मिल गई है। इसे हम जापान के सहयोग से पूरा करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन में 25 किलो का रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरा था। चंद्रयान 5 मिशन में इसरो 250 किलो का रोवर चांद की सतह पर उतारेगा। चंद्रमा को गहराई से समझने और चांद पर मौजूद तत्वों के साथ पानी का पता लगाने की कोशिश में इसरो पिछले कई बरसों से लगा हुआ है। इसी मकसद से इसरो ने साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन की शुरुआत की थी। चंद्रयान 1 से इसरो ने चांद का जियोलॉजिकल मैप तैयार किया। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च हुआ और इसने चांद की सैकड़ों तस्वीरों को धरती पर भेजा। हालांकि इसका रोवर चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। 2023 में लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन था। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर सफलतापूर्वक उतरा। अब चंद्रयान 4 मिशन को 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है। चंद्रयान 4 का रोवर चांद से मिट्टी लेकर धरती पर आएगा। चंद्रयान 4 के बाद चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो के वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं और चंद्रयान मिशन को और तेजी से एक मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि चंद्रयान 4 के लॉन्च से पहले ही चंद्रयान 5 मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इसरो का मिशन चंद्रयान पूरी दुनिया के सामने चंद्रमा के ऐसे रहस्यों को उजागर करेगा जिनका पता अभी तक कोई भी देश नहीं लगा पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या, लेकिन ये हम नहीं समझाएंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, पीडी सहारे जी। ये हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ जुड़े हुए साइंटिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर। सबसे पहला प्रश्न पीडी जी आपसे जो मैं पूछना चाहूंगी कि इस मिशन को चंद्रयान मिशन 5 जिसकी अनाउंसमेंट की गई है नासा की तरफ से, इसको कितनी बड़ी गुड न्यूज के तौर पर हम देखें? नहीं, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है और ऐसे मिशन चंद्रमा पर और भारत जो है इसरो है करते रहेगा। इससे पहले तो अभी चंद्रयान 4 का मिशन भी जाना है और वो जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल पीडी जी, ये भी समझाइए। देखिए हमारे लिए तो ये बातें रॉकेट साइंस ही हैं। अगर सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो चंद्रयान 5 में क्या कुछ नया होने वाला है, पहले 3 मिशन में हमने क्या किया, क्या सीखा और इस बार क्या नया होने जा रहा है? देखिए इसमें एक मिशन तो फेल रहा जो कि हमने वहां हमारा रोवर जो लैंड क्रैश हुआ
उसके बाद में हमने बहुत सफलता पाई। तो उसमें जो इससे पहले का जो मिशन था उसमें बहुत सारे जो पेलोड्स थे, बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे, इन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। रोवर जो है उसमें से निकल के अपना काम किया, उसने वहां पर जी सर बोलिए। हाँ, वहां पर जो है कि उस मिशन में हमने पानी का पता लगाया और बहुत सारे खनिजों का पता लगाया। अब हमें ये देखना है इस मिशन में, मिशन चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 में, कि वहां पर जो खनिज है, जो बहुत तरह के वहां पर क्या उसका भी हम जो खनिज रोवर वहां से खनन करके और उसका परीक्षण करके उसका जो डेटा मिलेगा, क्या सर वो कैसे संभव होगा? 250 किलो का जो रोवर जा रहा है सर इस बार, वो किस प्रकार से, क्या चंद्रयान से मिट्टी लेकर आएगा? वहां फिर उसकी जांच की जाएगी कि क्या वहां पर, पहले चूंकि हमने जांच की थी कि क्या पानी की संभावना है। बेसिकली हम जीवन ही संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। अभी इसकी जानकारी तो नहीं है कि क्या यहाँ से वो मिशन जा करके रोवर वहां उतर के दोबारा वो वापस आएगा, इसकी जानकारी नहीं है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो वहां हमारा रोवर उतरेगा, खनन करेगा, उसके बाद में उसकी मिट्टी वापस लाने के लिए उस रोवर को या उस यान को वापस भी आना होगा। बिल्कुल। तो इसकी अभी तो जानकारी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसा यदि होता है तो वहां की मिट्टी वापस यदि धरती पर आती है तो उसका और तरह से सब बहुत तरह की का परीक्षण होगा और उसके बाद में और भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी और वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है पीडी जी, देखिए ये तो हम समझ रहे हैं कि जितने भी अभी नासा की तरफ से मिशन जो हमारी तरफ से हुए हैं, उनका मकसद यही है कि चांद की सतह पर पहुंचना और वहां पर जो खनिज मौजूद हैं उनका अध्ययन करना, उनकी स्टडी करना कंप्लीटली। अब ये समझते हैं कि इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया की जाएगी, क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो साइंटिस्ट फेस कर सकते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा तकनीकी रूप से हमें समझा सकें। नहीं, अभी इसके पहले का जो मिशन है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वजह से जो है कि हमारे लिए बहुत सारी दिक्कतें नहीं आएगी। जो इससे पहले वाला जो मिशन हमारा फेल हुआ, उससे जो हमने सीखा, तो उसके बाद में जो मिशन हमारा सक्सेसफुल हुआ, तो इसरो के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी बहुत बड़ी दिक्कत या बहुत बड़ी कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ेगा। सर ये बताइए कि हम इस बार चूंकि जापान के साथ मिलकर ये मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं, 2027 तक प्लान है कि लगभग चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। जापान हमें किस प्रकार से मदद देने जा रहा है? नहीं, इसमें देखिए मदद तो जैसे कि हमने इससे पहले नासा से भी के साथ भी हमने कोलैबोरेशन किया है, उनकी भी मदद ली है। तो ये मिशन तो होते रहते हैं। तो इसमें अब ये खुलासा अभी तक नहीं हुआ है कि जापान हमें किस तरह की मदद करेगा। हम लेकिन ये कोलैबोरेटिव जो भी होते हैं, हो सकता है कि कुछ पेलोड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट उनके होंगे, कुछ हमारे होंगे, और ये जो अनुसंधान इस तरह का चलते रहता है तो ये और निरंतर चलते रहेगा। ये जापान के साथ में हो सकता है और नासा के साथ में हो सकता है, रशिया के साथ में भी हम आगे करें। तो इस तरह के जो कोलैबोरेटिव वर्क जो है होते रहते हैं। जी पीडी सर, एक फनी क्वेश्चन भी हो सकता है लेकिन इसका मैं आपसे रिस्पॉन्स जरूर चाहती हूँ कि कोलैबोरेटिव एफर्ट तो है, तो सक्सेस भी कोलैबोरेटिव ही काउंट होगी? जी, दोनों का मिलकर ही काउंट होगा। जो भी इस तरह के मिशंस होते हैं तो उनमें सभी का सक्सेस माना जाएगा। और क्योंकि वो हमारे इंडिया से, इसरो से लॉन्च हो रहा है, तो हमारा सक्सेस ज्यादा माना जाएगा इसमें। ठीक है, क्योंकि रोवर भी हम ही बना रहे हैं, उसमें पेलोड्स भी बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, तो इसमें हमारा सक्सेस ज्यादा माना जाएगा। सर जितना तेजी से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है अंतरिक्ष साइंस में, अगर हम देखें तो इसमें सरकार की कितनी बड़ी भूमिका आप देखते हैं? क्योंकि देखिए साल दर साल बजट में भी इजाफा हो रहा है और अभी जैसा कि हमने देखा था कि स्पेसएक्स का हमने अनडॉकिंग भी की थी, तो भविष्य में ऐसा भी संभव है क्या कि हिंदुस्तान का खुद का स्पेस स्टेशन भी हो सकता है? बिल्कुल, और ये इसरो की बहुत बड़ी काबिलियत है इसरो में कि इस तरह के जो अब तक के मिशन किए हैं, तो इसमें हमारा अपना स्पेस स्टेशन भी
होगा, और ये सारी बातें पाइपलाइन में है, ये बातें सारी चल रही है, और इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी भूमिका है, ये प्रमुख भूमिका, क्योंकि गवर्नमेंट यदि उनको फंडिंग ना करे और एनकरेज ना करे तो आगे का मिशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें आपने बहुत सही कहा कि गवर्नमेंट की जो भूमिका है वो अहम है। ठीक है पीडी सर चलिए लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन उसी बीच ये खबर आपको पहले दिखा देते हैं। जिस दूसरी गुड न्यूज की हम बात कर रहे थे वो ये कि सुनीता विलियम्स की घर वापसी, जिस घड़ी का इंतजार था आखिरकार वो घड़ी आ गई है। 9 महीने बाद अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की वापसी होने जा रही है। अमेरिका का मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तक पहुंच गया है और अब सुनीता समेत दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का सपना पूरा होता दिखा जा सकता है। सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को अंतरिक्ष स्टेशन से वापस लाने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन पर भेजा गया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं सामने वो आपको दिखाते हैं। Hi, I'm astronaut Sunny Williams. अब खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ियां। 9 महीने के बाद आने वाली है अंतरिक्ष से गुड न्यूज। कुछ दिनों की प्रतीक्षा बाकी है, फिर होगी सुनीता विलियम्स की घर वापसी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पिछले 9 महीनों से फंसी भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी अब तय है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन ने शुक्रवार रात 7:03 पर अपना क्रू 10 मिशन लॉन्च किया। मिशन लॉन्चिंग के करीब 28 घंटे बाद स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। 16 मार्च को भारतीय समय अनुसार सुबह 9:40 पर डॉकिंग हुई और सुबह लगभग 11:05 पर हैच ओपन हुआ। इस मिशन के जरिए नासा की एक नई टीम ISS पर भेजी गई है, जिसमें नासा की एनी मैकलेन और निकोल आरियर्स शामिल हैं। जापान की जाक्सा अंतरिक्ष एजेंसी के ताकुया ओनिशी और रूस की रोसकॉस्मोस एजेंसी के किरिल पेस्कोव भी टीम का हिस्सा हैं। इस मिशन का मकसद भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लाना है। हालांकि क्रू 10 मिशन 12 मार्च को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाना था। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन नासा ने तकनीकी खराबी के चलते स्पेस स्टेशन के लिए नए क्रू को लेकर जा रहे मिशन क्रू 10 को टाल दिया था। स्पेस स्टेशन का हैंडओवर देने के बाद सुनीता विलियम्स और अन्य 3 साथी 16 मार्च को स्पेस स्टेशन से रवाना होते, मगर रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट क्लैंप आर्म में हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई थी, जिसके चलते नासा ने मिशन टाल दिया था। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। वो बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से केवल 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन स्टार लाइनर में आई तकनीकी खराबी के चलते वो लौट नहीं सके। वैसे स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री के रॉकेट में सवार होकर वापस आना एक प्रक्रिया के तहत होता है। इस प्रक्रिया के तहत पहले रॉकेट में लगे स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता है। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद स्पेस शिप के दरवाजे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेस शिप के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद डॉक स्पेस शिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है और थ्रस्टर्स यानी छोटे जेट इंजन के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके निर्धारित ट्रेजेक्टरी यानी रास्ते पर लाया जाता है। हालांकि ये जितना आसान और सरल लगता है उतना है नहीं। जिस तरह स्पेस शिप में सवार होने के लिए एक लंबी प्रक्रिया है, उसी तरह स्पेस शिप के धरती में वापस आने के लिए भी लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। इसके लिए स्पेस शिप को सही ट्रेजेक्टरी पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में लाया जाता है। वातावरण में एंट्री के दौरान उत्पन्न हुई गर्मी और आग से स्पेस शिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेस शिप के आगे हाई क्वालिटी के हीट शील्ड्स लगे रहते हैं, जो कि अग्निशामक होते हैं और वो अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हुए ठंडा रखते हैं।
जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है तब स्पेसशिप में लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। ये पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में सहायता करते हैं। ज्यादातर यात्रियों को वापस लाए जाने वाले स्पेसशिप पानी में उतारे जाते हैं। इसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है। रिकवरी टीम उनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है और उनको आइसोलेटेड क्लीन रूम में रखा जाता है। इसके कुछ हफ्ते बाद तक उनको वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। जाहिर है, मिशन देखने में जितना आसान लग रहा है उतनी ही मुश्किल इसकी प्रक्रिया है। अंतरिक्ष यात्रियों के सामने चुनौती कम नहीं है। फिलहाल उम्मीद है कि 9 महीने का लंबा इंतजार अब खत्म होगा। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर नासा के क्रू मिशन के तहत जल्द ही एक बार फिर अपने घर वापस लौट सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर पीडी से आर्य सर आपके पास आ रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे इस बार, क्योंकि हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई पूरी, कितना जटिल रहा ये मिशन। देखिए 5 जून से अब तक 9 महीने बीत चुके हैं। पीडी सर, कितना चैलेंज रहता है किसी साइंटिस्ट के लिए जो एक हफ्ते की प्रिपरेशन करके जाते हैं, चूंकि हालांकि उनके माइंड में रहता होगा कि एक लंबा अंतराल भी हमको झेलना पड़ेगा, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण होता है ये? तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है कि देखिए, आप एक हफ्ते के लिए करके जाएं और वहां पर 8-10 महीने आपको रहना पड़े, तो ये एक चुनौती तो है ही। दूसरी बात इसमें ये है कि क्या वहां पर आपके लिए पर्याप्त जो अनाज है या जो खाने की चीजें है वो है या नहीं है, ये सारी बातें भी, और उसी तरह से वो उसका सारा मैनेजमेंट करना होता है, तो ये भी एक चुनौती है। दूसरी चुनौती इसमें ये है कि अंतरिक्ष में जो है, हमारे धरती पर जिस तरह का प्रोटेक्शन है हमें, कि जहां पर जो बहुत सारी घातक किरणें जो है वो नहीं आती है, वो एनवायरनमेंट में ही एब्सॉर्ब हो जाती है, लेकिन वहां तो रेडिएशन का भी जो एक खतरा रहता है, तो वो भी एक आपको सारी जो चीजें हैं ये देखनी पड़ती है, तो ये चुनौतीपूर्ण है ही। जी पीडी सर, एक और चीज, जीरो ग्रेविटी से ग्रेविटी में वापस लौटना कितना चैलेंजिंग होने वाला है? रेडिएशन का चूंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो हेल्थ वाइज क्या समझें कि कितना मुश्किल होने वाला है उनके लिए डील करना यहाँ पर आकर? मुझे लगता है कि जहां पर जो 2 एस्ट्रोनॉट्स और बाकी क्रू मेंबर भी जो फंसे हुए थे, और उनका जो कैप्सूल या स्पेस स्टेशन है, उनका शील्डिंग प्रॉपर किया होगा, और उसके बगैर, और उन जो सूट भी वो पहनते हैं, स्पेस सूट पहनते हैं, उसमें रेडिएशन का जो है प्रोटेक्शन तो होता है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि रेडिएशन से इतने घातक परिणाम उन पर हुए होंगे, लेकिन अब जो इतने दिनों तक वहां पर रहे हैं और जीरो ग्रेविटी में रहे हैं, तो वापस आते वक्त भी उन पर बहुत सारा प्रभाव नहीं होगा, इसलिए कि जब ऐसे एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाते हैं, ये स्पेस में जाते हैं, तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत तरह की ट्रेनिंग की जाती है कि जीरो ग्रेविटी में आपको किस तरह से फील होगा और किस तरह से उसको आपको सहना है या किस तरह से मैनेज करना है, बॉडी को भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि वापसी में उनको, क्योंकि बड़ा चैलेंज और खुशखबरी है गुड न्यूज टुडे पर कि देखिए 19 को उनकी वापसी हो जाएगी। बहुत धन्यवाद पीडी से आर्य सर तमाम जानकारी के लिए। बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया कितना बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। देखिए अब आपको लेकर चलते हैं हम जम्मू कश्मीर, जहां पर ताजा बर्फबारी ने इलाके की रंगत पूरी तरीके से बदल दी। अचानक हुई बर्फबारी ने मार्च के मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल दिया। गुलमर्ग से आई तस्वीरें दिसंबर और जनवरी की बर्फबारी की याद दिला रही हैं। वहीं डल झील में सैलानियों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में पर्यटक शिकारी का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए कश्मीर का कण-कण इन दिनों बर्फ के आगोश में लिपटा है। ताजा बर्फबारी ने धरती की इस जन्नत का सफेद श्रृंगार किया है, जिससे इसका सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां पूरी वादी ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। यूं लग रहा है पूरा शहर
बर्फ में समा गया हो। मकान दुकान सभी सफेद हो गए हैं। छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में भारी बर्फबारी होती है। मौसम का ये पैटर्न पूर्वी भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं की वजह से होता है। ताजा बर्फबारी ने सैलानियों के इस पसंदीदा इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे गुलमर्ग का नजारा और भी दिलकश हो गया है। शनिवार से हो रही बर्फबारी रविवार को भी जारी रही। शनिवार को इस खूबसूरत हिल स्टेशन का तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और नमी का स्तर 100% तक रहा, जबकि आज का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी मौसम कुछ बेहतर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 26 मार्च के बीच यहां मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुलमर्ग में बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी है, तो श्रीनगर में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लेकिन सैलानियों के लिए तो ये मौसम मानो मुंह-मांगी मुराद लेकर आया है। बड़ी संख्या में सैलानी शिकारे का लुत्फ उठाने डल झील में उमड़ पड़े। डल लेक तो बहुत मजा आया। हम वहाँ पर रुके थे, वहाँ पर शिकाले पे, तो इसलिए बहुत आनंद आया। गुलमार्ग भी गए थे, गुलमार्ग भी बहुत मजा आया। बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा है और डल लेक में बहुत एंजॉय किया हमने। हम यहाँ 3-4 दिन हो गए हम यहाँ पर, यह बहुत अच्छा लगा हमें। सोनमार्ग भी बहुत अच्छा लगा, सोनमार्ग गए थे और कल हम गुलमार्ग गए थे, वो भी बहुत अच्छा था। और रात को फिर हम इधर आए हैं और कल हमने भी यहाँ बोट में भी एंजॉय बहुत किया और वहाँ के बोट हाउस बहुत अच्छे हैं, लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। मौसम विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पास पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर के मौसम में बदलाव आया। श्रीनगर में आज का तापमान 9 डिग्री के करीब है, जबकि आसमान साफ है, यानी पर्यटकों के घूमने फिरने के लिए मौसम पूरी तरह से मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मार्च में हुई बर्फबारी के चलते गंगोत्री घाटी पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में लिपटी सी नजर आ रही है। बर्फबारी की वजह से एक तरफ जल स्रोत रिचार्ज हो गए हैं, जिससे गर्मियों में जल संकट से राहत मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ इस बर्फबारी ने ग्लेशियर को भी संजीवनी प्रदान की है। गंगा घाटी के सुक्खी से लेकर गंगोत्री धाम तक दोनों तरफ पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं, जिससे इस इलाके का नजारा बेहद आकर्षक हो चला है। इस साल चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होने जा रहा है। ऐसे में ये सफर तीर्थ यात्रियों के लिए यादगार अनुभव बनाने वाला है। बर्फबारी के चलते सड़कों पर पसरे ग्लेशियर यात्रियों को रोमांचक अनुभव देंगे। ये ग्लेशियर इतने ऊंचे हैं कि सड़क के दोनों ओर विशाल बर्फीले पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं। इन्हीं के बीच से वाहनों की आवाजाही होगी। इस अद्भुत नजारे के चलते जहां गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर पाएंगे, तो वहीं रोमांचकारी पर्यटन का मजा भी ले पाएंगे। मैं मौजूद हूं गंगा जी के शीतकालीन प्रवास मुखबा में। मुखबा ये वो स्थान है जहां पर गंगा मैया की भोग मूर्ति को शीतकाल के 6 महीने के लिए रखा जाता है और यहीं पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरह से स्नो कवर्ड एरिया है। ये गंगोत्री नेशनल हाईवे का चांगत्यांग ग्लेशियर वाला स्थान है। इस बार यहाँ पर बहुत अधिक बर्फबारी होने के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह ग्लेशियर से अटा पड़ा है। 30 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे, जहां श्रद्धालुओं को तीर्थाटन का लाभ मिलेगा, वहीं पर्यटन का भी लाभ मिलेगा, क्योंकि रोमांच से भरपूर ये नजारे पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक तरफ वो गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे, विधिवत पूजा अर्चना कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ ये प्रकृति के जो अद्भुत नजारे हैं, ये पसरा हुआ जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ये जो बहुत बहुत बड़े पहाड़ हैं, इनका दीदार भी जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पाएंगे। कैमरामैन के नजदीक आए, कृपया दिखाएं किस तरह से ये पहाड़ आप देख सकते हैं। ये पूरा बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर का पहाड़ ये बना हुआ है।
ये पूरा जो है ये गंगोत्री नेशनल हाईवे है, इसी से होकर के वाहनों की आवाजाही होती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं मेरी लंबाई से भी दुगना, ये ऊंचाई से भी दुगना ये ग्लेशियर यहाँ पर पसरा हुआ है। पूरा ये बर्फ का पहाड़ है। इस तरह से ये मात्र एक नहीं बल्कि आधा दर्जन से भी अधिक स्थानों पर इसी तरह से ग्लेशियर पिघले हुए हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मार्ग को सुचारू किया जा चुका है। मार्ग को इस तरह से बनाया गया है कि जिस तरह से यहाँ से आसानी से जो है वाहन आवाजाही कर सके। कुल मिलाकर के आने वाले समय में यानी कि 30 अप्रैल के बाद जो श्रद्धालु हैं वो तीर्थाटन के साथ साथ पर्यटन का भी लाभ ले पाएंगे। तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई जिले में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता चल रही है, उसका आयोजन हुआ, उसकी तस्वीरें लेकर आए हैं। यहाँ मंगलापुरम के मंदिर के धार्मिक आयोजन का ये अहम हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसमें बैल और इंसानों के बीच में अनोखा संघर्ष देखने के लिए मिलता है। यूं तो ये खेल पोंगल के दौरान खेला जाता है, लेकिन तमिलनाडु की संस्कृति और गौरव का प्रतीक जल्लीकट्टू यहाँ के धार्मिक आयोजन का अहम हिस्सा भी माना जाता है। रोमांच, साहस, वीरता और जोखिम ये तमिलनाडु के जल्लीकट्टू खेल की परंपरा का हिस्सा है। तमिल संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज से जुड़ा जल्लीकट्टू यहाँ की विरासत का प्रतीक रहा है। खेती किसानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बैलों की अहमियत इसके जरिए यहाँ देखने को मिलती है। यूं तो जल्लीकट्टू का पारंपरिक आयोजन पोंगल के दौरान होता है, लेकिन तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई जिले में जल्लीकट्टू का ये खेल मंगलापुरम के मंदिर के धार्मिक आयोजन का भी अहम हिस्सा है। इसलिए मार्च के महीने में भी इसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे। जल्लीकट्टू का ये खेल बैल को काबू करने पर आधारित है। बैल को काबू करने वाले प्रतिभागी और सबसे ताकतवर बैल को पुरस्कार दिया जाता है। इससे पहले भी पुडुकोट्टाई के अलंगुड्डी के कोविलूर स्थित मुथुर मरियम्मान मंदिर में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया था। तमिलनाडु में एक और खेल है जो यहाँ बैलों की संस्कृति और परंपरा और धार्मिकता के अहम हिस्से के रूप में स्थापित करता है, और वो है बैलगाड़ी रेस। यहाँ थूथुकुडी के पुथुर रेडियापुरम गांव में सेल्वम मुथु विनय नगर मंदिर के सालाना अभिषेकम पर्व के दौरान बैलगाड़ी रेस का आयोजन किया गया। दूर दूर के गांवों से आए लोगों ने अपनी बैलगाड़ियों को यहां दौड़ाया। एक के बाद एक बैलगाड़ियां रफ्तार में दौड़ती दिखी। तमिलनाडु के धार्मिक आयोजनों में जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी रेस जैसे खेल लोगों को जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी रेस में रफ्तार का रोमांच और जोखिम का जुनून सिर चढ़कर बोलता है। बावजूद इसके तमिलनाडु में निभाई जाने वाली इन परंपराओं को निभाने वालों की कमी नहीं, और इनके लिए उत्साह, उमंग और जोश भी कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात राम भक्तों के लिए गुड न्यूज की करेंगे। गुड न्यूज ये है कि जून तक राम मंदिर के विस्तार का काम पूरा हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक निर्माण कार्य 96% अब तक पूरा हो चुका है और अगले 2 से 3 महीने में बाकी जो बचा हुआ काम है वो भी संपन्न हो जाएगा।
रामनवमी के दिन संत तुलसीदास जी की मूर्ति का अनावरण होगा और 30 अप्रैल तक बाकी की प्रतिमाएं भी स्थापित कर दी जाएंगी। इसके साथ ही देखिए, मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर का लेखा जोखा भी प्रस्तुत कर दिया। मंदिर प्रशासन के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 5 साल में मंदिर प्रशासन ने कुल 2150 करोड़ रुपए खर्च किए और 396 करोड़ रुपए का टैक्स भी भरा। बस कुछ दिन और फिर अयोध्या में पूरी तरह से आकार ले लेगा भव्य राम मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर 96% बनकर तैयार हो चुका है और माना जा रहा है कि जून तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि गर्भगृह में पहले ही भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन मंदिर के बाकी हिस्सों में अभी भी निर्माण का काम चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की माने तो मंदिर की प्राचीर अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी। वहीं शबरी और निषाद के अलावा सप्तऋषियों के मंदिर भी मई तक पूरे हो जाएंगे। कि हमारा मंदिर जून तक तैयार हो जाएगा। परकोटा अक्टूबर तक बनने की संभावना है। शबरी, निषाद और ऋषियों के जो 7 मंदिर हैं वो शायद हम मई में पूरे कर लेंगे। शेषावतार मंदिर अगस्त में पूरा होने की उम्मीद है। अगर परसेंटेज निकाली जाए तो मंदिर 96% पूरा हो गया। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण में अब तक 2150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। खास बात यह है कि ट्रस्ट को ये सहयोग समाज से मिला है। सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं ली गई। रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक हुई, जिसमें मंदिर के आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। इसी बैठक में इस फैसले का भी ऐलान हुआ कि अब मंदिर में कोई मुख्य पुजारी नहीं होगा। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद मुख्य पुजारी की जगह खाली हुई थी, लेकिन अब उनके सम्मान में ये पद समाप्त करने का फैसला लिया गया है। गवर्नमेंट्स को रॉयल्टी के रूप में 14 करोड़ 90 लाख अनुमानित 15 करोड़ रुपए दिया गया है। टोटल 396 करोड़ रुपया हमने सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को पिछले 5 वर्षों में दिया है और 5 वर्षों में हमने टोटल भुगतान 2150 करोड़ रुपए का किया है। तो 2150 करोड़ रुपए का विचार करें और 396 करोड़ का विचार करें तो सरकार को 18% गया है। इस बीच रामनवमी को लेकर भी मंदिर में खास तैयारी है। इस मौके पर मंदिर में भव्य आयोजन और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। रामनवमी पर भगवान राम के सूर्य तिलक का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। रामनवमी के दिन दोपहर 12:04 पर भगवान राम का सूर्य तिलक होगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए 50 से अधिक स्क्रीन की व्यवस्था होगी। वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का नवाहन पारायण पाठ होगा। अंगद टीला पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक अतुल कृष्ण की कथा होगी। दुर्गा पूजन और यज्ञ के साथ 1 लाख मंत्रों की आहुति दी जाएगी। वहीं रामनवमी के दिन भगवान राम के गहनों, मुकुट, पूजा और भोग की जानकारी ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी। इसके अलावा रामनवमी के दिन संत तुलसीदास की प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। मतलब इस बार अयोध्या में रामनवमी खास होने वाली है। मयंक शुक्ला, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश भर में भले ही होली का त्योहार खत्म हो गया हो, लेकिन अगर अब भी आपको होली के रंग में रंगना है या उस त्योहार को देखना है, उसमें सराबोर होना है, तो 19 मार्च का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर आइए, क्योंकि यहां रंग पंचमी मनाने की खास तैयारी चल रही है। यह त्योहार होली के 5वें दिन मनाया जाता है, जिसमें गेर यानी हुरियारों का जुलूस निकलता है। करीब 300 सालों से चली आ रही इस परंपरा को देखने दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं। देश भर में होली का उत्सव भले ही थम गया हो,
लेकिन मध्य प्रदेश के मालवांचल में अभी होली के रंग बाकी हैं। इंदौर में रंग पंचमी की तैयारी है, जहां इस खास मौके पर धूमधाम से निकलती है गेर। गेर यानी हुरियारों का जुलूस, जो पूरे शहर में रंग गुलाल उड़ाते चलते हैं, लोगों को मस्ती के रंग में रंगते चलते हैं। जमीन से आसमान तक बस रंग ही रंग नजर आता है। कौन अपना कौन पराया, सब भेद खत्म हो जाते हैं। इसलिए इस त्योहार को गेर उत्सव भी कहा जाता है, जहां कोई गैर नहीं रह जाता। यूं तो समूचे मालवा निमाड़ अंचल में होली के 5वें दिन रंग पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर सदियों पुरानी परंपरा के तौर पर गेर निकाली जाती है, लेकिन इंदौर में निकलने वाले गेर की बात ही अनोखी है। बड़ा शहर है, लिहाजा आयोजन भी बड़ा होता है और तैयारी भी बड़े पैमाने पर की जाती है। जगह जगह पर 8 सेक्टर में जो हमारे बटे हुए हैं पूरा गेर का मार्ग, वहां पर हम ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ताकि आम जन को किसी तरह की परेशानी न हो। विशेष रूप से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था हर सेक्टर में होगी, उसका एग्जिट रूट भी हमने निर्धारित कर लिया है। इसके साथ ही साथ हर सेक्टर में एलिवेटेड पुलिस प्लेट के लिए एक मंच बनाया जाएगा, जिससे पुलिस ऊपर से रहकर लोगों को चिन्हित भी करेगी। सिविल ड्रेस में जो हमारे पुलिस के लोग भीड़ में रहेंगे गेर में, उनको संपर्क करके उन उपद्रवियों और हुड़दंगियों को निश्चित तौर पे चेक करेगी, रोकेगी, टोकेगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना गेर में नहीं होनी चाहिए। मालवांचल में होली के बाद रंग पंचमी मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इंदौर में रंग पंचमी पर गेर निकालने की परंपरा की शुरुआत करीब 300 साल पहले होलकर राजवंश ने की थी। इस दिन होलकर वंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते थे। मकसद भेदभाव मिटाकर भाईचारा बढ़ाना था। रजवाड़ा भले ही खत्म हो गया, लेकिन ये परंपरा आज तक चल रही है। इंदौर के गेर उत्सव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि इस उत्सव को हर साल की तरह इस साल भी भव्य तरीके से मनाया जाए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, गुड न्यूज टुडे।